व्यस्तता का फ्यूचर क्या है? सर व्यस्तता अनटोल्ड थिंग्स क्या होगी हॉस्पिटैलिटी के बारे में, जो किसी को पता नहीं है, वो पता होना ज़रूरी है। जो मैनेजमेंट को पता रहती है, वो मैनेजमेंट उस पे काम करता है। सर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी नहीं, मैं चीजें अगर मेरे होती दिमाग में प्रश्न आ रखे अभी हैं। अभी गवर्नमेंट इतना अच्छा कर रही है, तो फिर भी अभी भी क्यों रखा है कि कास्ट के बारे में एसटी, एसटी, जनरल अभी भी क्यों रखा है? क्योंकि ये एक ज़माने में ज़रूरत थी इसकी, अभी तो मुझे नहीं लगता कि है। सर देखिए, गवर्नमेंट इस चीज के लिए ज्यादा कुछ कर जो नहीं पाई। ऐसा था कि आप भीड़ को अलग कर दिया जाता था और जो पैसे वाले हैं उनको आगे बढ़ा दिया जाता था, वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। नॉर्मल प्रश्न होता है अब कि सब फाउंडर्स की लाइफस्टाइल कैसी होती है? वो डाउन टू अर्थ होते हैं कि नहीं होते? होते हैं तो सच में होते हैं कि नहीं? इसमें आपको क्या कहना है? सर फाउंडर्स की लाइफस्टाइल जो होती सर है वो रिसोर्ट इंडस्ट्री लाइन में जो बिजनेस होटल्स लाइन में कॉम्पिटिशन बहुत है। आप कॉम्पिटिटर्स को कैसे देखते हो? किस नज़रिए से देखते हो? बात अगर आप कंपटीशन की करते हैं तो कंपटीशन तो आपके लाइफ में शुरू। सर नमस्कार, आपका यूनिक अचीवर शो में स्वागत है। सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं विहस्ता के फाउंडर से मिल रहा हूँ, उसके बिजनेस के बारे में जानेंगे। आपको मैंने इंस्टाग्राम पे आप आईडी पे भी देखा है कि आपको पॉलिटिक्स में बहुत सारा इंटरेस्ट है। उससे 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 ऊपर भी चर्चा करेंगे हम लोग। सर मुझे शुरुआत में बताया कि आपको बिजनेस का आइडिया कैसे आया? आपको बिजनेस में जाना है, पहले से ही छोटे अब मेरे दिमाग में था कि आपको बिजनेस मैं में जाना है। शॉर्ट में इसको आपको बताना चाहूँगा तो मैं काम करता था ताज होटल्स में और उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था एयरबीएनबी में, मार्केट प्लेस में काम करता था। मेरे साथ मेरे फाउंडर स्वप्निल भी हैं, तो हम दोनों दोस्त हैं कॉलेज टाइम से। हम दोनों ने सोचा था कि कुछ अपना करते हैं और इस हिसाब से हमने ट्रैवल बिजनेस स्टार्ट किया। ट्रैवल बिजनेस से हम होटल बिजनेस में आए और कंटिन्यू करते रहे हम लोग, सस्टेन करते गए मार्केट में और आज काफी अच्छा कर रहे हैं। सर बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटैलिटी का मतलब मीनिंग मालूम नहीं है। हॉस्पिटैलिटी मतलब थोड़े लोग समझते हैं कि हॉस्पिटल्स ही है, ये समझते हैं। तो एक्चुअली लोगों को बताइए कि हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है? सो हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है पैम्परिंग। हम्म, आप हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है ग्रीट करना। हम्म, हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है किसी को अच्छा फील कराना। हम्म, सो हॉस्पिटैलिटी ये होटल इंडस्ट्री का ही वर्ड है। हॉस्पिटैलिटी के अंडर होटल्स आते हैं, हॉस्पिटैलिटी के अंडर रेस्टोरेंट्स आते हैं, कैफेज आते हैं। हर चीज जहाँ पे गेस्ट को एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, गेस्ट को अच्छा फील कराया जा रहा है, वो हॉस्पिटैलिटी होती सर बेसिक आपको प्रॉब्लम क्या फेस हुई है शुरुआत में, फर्स्ट ब्रांच में शुरुआत करने में? वही वहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं है। बाद में। जैसे सभी को हाँ, होता है, मतलब एक तो यूनिवर्सल हाँ, प्रॉब्लम है फाइनेंस का। तो ऑब्वियसली हाँ, फाइनेंस का प्रॉब्लम बिल्कुल हुआ था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मार्केट लीडर्स जो होते हैं या बड़े प्लेयर्स जो होते हैं मार्केट में, उनसे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। बट चीजें होती गई और प्रॉब्लम्स तो आती हाँ। जाती रहती हैं, आई चली गई, फिर आएंगी फिर जाएंगी। तो चीजें इक्वली चलती नहीं है, आगे पीछे होती रहती है। प्रॉब्लम्स अगर मैं गिनवाने बैठूं तो काफी लंबी लिस्ट है, हाँ। लेकिन मेजर प्रॉब्लम फाइनेंस की है। सर अपने मेजर प्रॉब्लम बोला फाइनेंस की, आपने कैसे टैकल किया शुरुआत में? सर आप किसी भी हम्म, काम में अगर लगे रहते हैं, हम्म, कंटिन्यूअसली आप उस काम को करते रहते हैं, उसमें पूरा आपका माइंडसेट उसकी तरफ ही रहता है, बाकी चीज़ों को अवॉइड करके आप अगर चलते रहते हैं, तो यूनिवर्स आपका साथ देता है। आपको भगवान पे भरोसा रखना है। एक चीज़ आपको माननी होती है कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो ये हम्म, भगवान की मर्जी है, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो ये भी भगवान की मर्जी है। भगवान पे भरोसा रख के आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे चीजें हम्म। अपने आप होती रहेंगी। जो भी फाइनेंशियल क्रंचेस आए हैं, सस्टेन किया है, पीछे नहीं हटे हैं हम लोग, बने रहे हैं बिजनेस में और चीजें अपने आप धीरे धीरे रिजॉल्व होती गई। जैसे ही हमने कस्टमर्स का, गेस्ट का हमारे भरोसा गेन किया, अच्छा एक्सपीरियंस देने लगे, फुटफॉल बढ़ा हमारे होटल्स में, रेवेन्यू बढ़ा। रेवेन्यू जैसे ही बढ़ा, फाइनेंशियल इशू धीरे धीरे रिजॉल्व हो गई। सर मुझे ग्राउंड रियलिटी के बारे में पूछना है आपको कि शुरुआत में टीम बनाते वक्त हमको तकलीफ बहुत होती है शुरुआत में, एक 5-6 लोगों को, बाद में बढ़ने के बाद कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और शुरुआत में आपने कैसे टैकल किया, क्योंकि आपने वो फेस कैसे हैंडल किया? देखिए, किसी भी बिजनेस में, किसी भी स्टार्टअप में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है आपकी टीम। हम्म, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं। बराबर। आप चीजें प्लान कर सकते हैं, आप चीजें एग्जीक्यूट जब हम्म, करने जाएंगे उसके लिए आपको टीम चाहिए हम्म, होती है। तो मैं यही कहूंगा कि अपने स्टार्टअप में या बिजनेस में आपको
टीम अच्छी सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा टास्क भी यही होता है, आपको बेटर टीम मिलना, एक ऐसे लोग मिलना जिनको आपके आइडिया पे भरोसा हो, जिनको आपके ऊपर भरोसा, चूंकि आपका स्टार्टअप है, आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस लेकर आए नहीं है कि आपके ऊपर लोग भरोसा कर ले। भरोसा काफी टर्म्स में होता है, एक कि आपका आइडिया वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा, इसके बाद आप उनको सैलरी पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप कितने दिन तक उनके साथ काम कर पाओगे, उनकी जॉब सिक्योर्ड है आपके साथ या नहीं, उनका करियर सिक्योर्ड है आपके साथ या नहीं। तो काफी चीजें होती हैं जो जिसपे भरोसा कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर अच्छी टीम नहीं है आपके पास तो आप फेल हो जाओगे मार्केट में। तो टीम बनाना काफी जरूरी है। आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनका भरोसा आपको जीतना इम्पोर्टेंट है, किसी भी अदर चीज को करने से पहले। सर टीम को सिलेक्ट कैसे करें, मतलब हम लोग कैसे पहचाने कि ये हमारे लिए काम कर सकता है, ये नहीं कर सकता है? देखिए, हमेशा से मैं और मेरे जो को-फाउंडर हैं स्वप्निल, हमने हमेशा से टीम को लेकर यही बात की है। हमारे लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा, कभी भी किसी को भी सिलेक्ट करते हुए। मेरे टीम में जो भी लोग हैं, स्टार्ट से अभी तक बने हुए हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमारे शुरुआती दौर में हमारे साथ थे, वो आज भी हमारे साथ हैं। तो टीम सिलेक्ट करते वक़्त हमने हमेशा ये देखा है कि सामने वाले की काबिलियत क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, हमारी वाइब्स कितनी मैच हो पा रही है, क्या हमारे साथ ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, अगर कर पाएगा तो कितने दिन तक हमारे साथ चल पाएगा, आइडिया पे उसको कितना भरोसा है, जो हम करना चाहते हैं क्या वो सोच पा रहा है कि हम कर पाएंगे, हम अभी जहाँ पे थे वहां से ऊपर जहाँ जाने की हम सोच रहे हैं, क्या वो हमारे साथ वहां तक चल पाएगा। ये सारी चीजें देखकर, ये क्वालिटीज देखकर हमने टीम सिलेक्ट किया हुआ, और टचवुड भगवान की कृपा से काफी अच्छी टीम मिली हुई है हमें। सर रिसोर्ट इंडस्ट्री लाइन में जो बिजनेस होटल्स लाइन में कॉम्पिटिशन बहुत है, आप कॉम्पिटिटर्स को कैसे देखते हो, किस नज़रिए से देखते हो? बात अगर आप कंपटीशन की करते हैं तो कंपटीशन तो आपके लाइफ में शुरू से ही चालू हो जाता है। कंपटीशन आप बचपन में किंडर स्कूल में चले जाओ तो भी कंपटीशन है, आप जूनियर केजी में जाओ तो भी कंपटीशन है, आप प्री स्कूल्स में जाओ तो भी कंपटीशन है, आप कॉलेज में जाओ तो भी कंपटीशन है। लाइफ में हर जगह कंपटीशन है। आप घर में अकेले भी बैठे रहोगे तो आपका आपके भाई का कंपटीशन है। आप सोसाइटी में बाहर जाओगे तो आपका आपके दोस्तों का कंपटीशन है, डायरेक्टली ना हो बट इनडायरेक्टली कंपटीशन तो है ही। तो ये चीज हमने कभी ध्यान में नहीं रखा कि हमारा कंपटीशन किससे है, कंपटीशन हमारा किसी से नहीं है, हम क्या करना चाहते हैं उसको हम बेस्ट कैसे कर सकते हैं, मार्केट हमें क्या फीडबैक दे रहा है कि हम कहाँ पे गलत हो रहे हैं, कहाँ पे चीजें हमसे चूक रही हैं, वो चीज़ों को फिक्स करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपनी कंपनी को बेहतर बनाना, हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, हमारी सर्विसेज़ बेस्ट करना, इस पे हमारा हमेशा फ़ोकस रहा है। हमने कभी कॉम्पिटिटर्स पे फ़ोकस नहीं किया कि कौन हमारा कॉम्पिटिटर है या वो क्या कह रहा है। हो सकता है हमसे बेहतरीन करने वाले लोग हों, लेकिन हम जो करना चाहते हैं वो हम बेहतर कर रहे हैं, हम 100% दे रहे हैं, ये हमारे लिए सैटिस्फाइड है। सर अपने मार्केट को कैसे देखते हो? क्योंकि मार्केट में हमेशा अपडेट रहना ज़रूरी है। आप किस नज़रिए से देखते हो मार्केट सर को? टूरिज्म मार्केट जो है वो बहुत बड़ा मार्केट है। आप देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में एक काफ़ी बड़ा शेयर जो है वो टूरिज्म का है। अ, इस मार्केट में आपको सस्टेन करने के लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहिए, सर्विस। इंडिया में स्टार्टिंग से ही रहा है अतिथि देवो भव। ये इंडिया ने हमेशा एक्सेप्ट किया है और इसी तरीके से वर्ल्ड के सामने अपने आप को प्रेज़ेंट भी किया है। हम अतिथि को भगवान मानते हैं। और इंडिया ही एक एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाएँगे, जैसे हमारा कॉन्सेप्ट भी बिहास्ता का यही है, सन, सैंड, सी, फॉरेस्ट, माउंटेन्स। इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको माउंटेन्स भी मिल जाएँगे, इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सैंड रेगिस्तान भी मिल जाएगा, इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे बीच भी मिल जाएगा, इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ आपको फॉरेस्ट भी मिल जाएगा। काफ़ी बड़े-बड़े जंगल्स हैं हमारे यहाँ पे, ह्यूज रेंज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स हैं हमारे यहाँ पे, लेक्स हैं, सी है। आपने देखा होगा रण उत्सव होता है गुजरात में, आप जैसलमेर जाइए वहाँ पे आपको डेज़र्ट सफारी और बाकी सारी चीज़ें करनी मिल जाएँगी। आप ऊपर की तरफ चले जाइए उत्तराखंड, हिमाचल में, आपको माउंटेन्स मिल जाएगा, स्नोफॉल देखने मिल जाएगा। तो दुनिया के अलग कंट्रीज़ की एक-एक वैराइटीज़ होती है कि हाँ, यहाँ पे स्नोफॉल अच्छा होता है या यहाँ रेगिस्तान अच्छा है या यहाँ पे सी अच्छा है, बीचेस अच्छे हैं। लेकिन इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर चीज़ है।
तो अपॉर्चुनिटी अगर आप इंडिया में रहते हैं तो टूरिज्म में काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ा मार्केट है। आप जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सपांड करेंगे, उतना ज़्यादा आप मार्केट कैप्चर कर पाएँगे। बेस्ट इंडियन मार्केट में क्या है ऐसा जो हर कोई कर सकता है? सर मैंने आपको जैसे हाँ। बताया कि अतिथि देवो भव की जो भावना है हम्म, हमारे अंदर, वो सबसे बेस्ट है। काफ़ी फॉरेनर गेस्ट हैं हमारे, काफ़ी टच में रहते हैं हम लोग फॉरेनर गेस्ट से भी, उनके रिव्यूज़ और फीडबैक्स को कैप्चर करते हैं। तो हमेशा उनसे यही फीडबैक मिला है कि जो गेस्चर उनको इंडिया में मिलता है, वो वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलता है। जो हम्म, हॉस्पिटैलिटी हम इंडिया में दे पाते हैं, जिस तरीके से हम ग्रीट करते हैं उनको, जिस तरीके से हम उनको चीज़ें सर्व करते हैं, जिस तरीके से हॉस्पिटैलिटी देते हैं, हम्म, वो वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलता है। तो बेस्ट बात इंडिया की ये है कि हॉस्पिटैलिटी हमारे हम्म, रगों में भरा हुआ है। yes। सर मुझे ऐसी चीज़ बताइए जो हॉस्पिटैलिटी में कोई भी हो किसी भी कंपनी चलाने दो, हॉस्पिटैलिटी में ये चीज़ ज़रूरी है, ऐसी कौन-सी चीज़ है? कोर रीज़न ऐसा क्या है जो संभालना ज़रूरी है हॉस्पिटैलिटी में? हम्बल होना आपका बहुत ज़रूरी है। हुँ, आप हो सकते हैं कि हॉस्पिटैलिटी में बहुत ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। हुँ, होटल्स में बहुत ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो आपके कंट्रोल में हुँ, नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि गेस्ट जो कह रहा है, हुँ, वो शायद गलत होता है। आपको लगता है कि अरे यार ये क्यों कह रहा है? ये चीज़ तो है ही नहीं कंट्रोल में, ये हो ही नहीं पाएगी। लेकिन आपको हम्बल रहना, आपको काम रहना, अपने आप पे कंट्रोल रहना, शांत रहना, ये बहुत ज़रूरी है। एग्रेसिव बंदा हुँ। काम नहीं कर पाएगा इस इंडस्ट्री में। सर मैंने तो ऐसे देखा है कि थोड़े लोग हम्बल दिखाते हैं, लेकिन हम्बल नहीं होते। ऐसे लोगों से कैसे बचें इस इंडस्ट्री में? सर देखिए, अगर हुँ, हम्बलनेस आपके हुँ, हुँ, अंदर नहीं है और आप फेकनेस कर रहे हैं, आप उसको सिर्फ़ दिखा रहे हैं, तो शायद आप 10 दिन, महीना भर, 6 महीने, साल भर सस्टेन कर पाएँ। बट एक ना एक दिन वो हुँ, चीज़ अंदर से आपके बाहर हुँ। आएगी और आप मार्केट से आउट हो जाओगे। सर आपका इतना बिज़ी शेड्यूल रहता है, अब फिर भी आप सोशल इवेंट्स कैसे कर लेते हो? सोशल कंट्रीब्यूशन आपका कैसा रहता है? सर हम जो कर हुँ, रहे हैं, पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बता दूँ कि हमारी विपक्षाएँ या अपेक्षाएँ ऐसी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है या रिच बनना है, या हमारी अपेक्षाएँ भी कोई बड़ी गाड़ी, बड़े घर, बड़े लाइफ़स्टाइल की नहीं है। हमें जो करना है समाज के लिए हुँ, करना है, देश के लिए कुछ करना है। देश के लिए करना मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी जॉइन कर लो, आप एयरफ़ोर्स जॉइन कर लो या डिफेंस जॉइन कर हुँ, लो, या आप गवर्नमेंट जॉब कर लो तो आप देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो। देश के लिए आप कंट्रीब्यूट हर वे से कर हुँ, सकते हो। हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी है, हमने हरिद्वार जैसी जगह पे काफ़ी अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी है। वहाँ के स्टाफ को काफ़ी स्किल्ड किया हुआ एक नेक्स्ट लेवल लेके गए हैं। ऐसे ही जैसलमेर की अगर हम बात करें तो जैसलमेर एक गाँव जैसी हुँ, जगह है, लेकिन वहाँ के भी लोगों को हमने हायर करके उनको एम्प्लॉयमेंट दिया है, एक अच्छी सैलरी दी है, स्किल किया है उनको, डेवलप किया है उनको और उनको हॉस्पिटैलिटी का मतलब समझाया है और काफ़ी अच्छा वो कर रहे हैं। तो अ, अल्टीमेटली हमारा जो गोल है, वो गोल यही है कि समाज को हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो बिज़नेस में जो टाइम हम लगा रहे हैं, वो तो लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ समाज के लिए हुँ, कुछ जो करना है, उसके लिए भी हमें टाइम निकालना कंपल्सरी, क्योंकि वो हमारा पार्ट ऑफ हुँ। जॉब है। सर आपको ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसे मन में कभी ख़्याल नहीं आया कि अगर जॉब फ़ेल होती है, इतने लोगों का मैंने काम पे रखा, उनका क्या होगा? ऐसी सोच कभी दिमाग में आई नहीं? सर किसी बहुत महान व्यक्ति ने हमें बहुत हाँ, पहले ही कह दिया था कि फेलियर इज़ द की ऑफ सक्सेस। हुँ, सो आप जितने बार फेल होते हैं जिस चीज़ में भी, उतना ज़्यादा बेटर आप अपने आप को हुँ, समझ पाते हैं, उतना ज़्यादा बेटर आप अपने आप को ढाल पाते हैं उस कंडीशंस में, उस चीज़ों में। तो फेल होना एक अच्छी बात है। फेल होना आपको हुँ, टफ़नेस देता है और जब तक आप फेल नहीं होंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कमज़ोर कहाँ हैं। हुँ। फेल होते रहेंगे, आप पता कीजिए आपकी कमज़ोरियों को कि किस वजह से मैं फेल हुआ, उसको इम्प्रूव कीजिए और इम्प्रूव करके आप आगे बढ़ते रहिए। 1 बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, चौथी बार शायद ना हो। हुँ। सर मुझे एक नॉर्मल सा प्रश्न आपको किसी ने और भी पूछा होगा कि कोविड ने आपने कैसे सस्टेन किया? इतने लोगों को सँभालना, इतने क्योंकि बिज़नेस भी सब डाउन थे, तब आपने
कैसे सस्टेन किया? सर देखिए, स्टार्टअप या बिजनेस का मतलब ही यही होता है कि मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को आपको ढालना है। बिल्कुल सही है कि कोविड ने काफी लोगों को परेशान किया, काफी चीजों को काफी चीजों को बदल के रख दिए, काफी परेशानियां हुई हैं। लेकिन हमने कोविड को भी पॉजिटिव वे में लिया है। कोविड में हमने हमारे होटल्स में जो बेड्स हैं वो हॉस्पिटल को दिए हैं। काफ़ी बड़े-बड़े हॉस्पिटल से हमने टाई अप किए हैं जहाँ पे क्वारंटाइन के लिए यूज़ किया गया है, जहाँ पे पेशेंट जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर नहीं जाते थे, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि घर वालों को भी कोविड हो जाए या उनके संपर्क में जो आ रहे हैं उनको कुछ परेशानी हो। तो हमारे यहाँ पे कोविड के टाइम में ऑक्यूपेंसी 90% रही है। 90-95% ऑक्यूपेंसी हमने मेंटेन किया है। चूँकि एआरआर या जो एवरेज रेवेन्यू होता है रूम का वो डाउन हुआ है, बट मार्केट सस्टेन करने के लिए काफ़ी अच्छा रहा है और अच्छी ऑक्यूपेंसी हमने मेंटेन किया, तो हमने तो उस चीज़ को भी अपॉर्च्युनिटी ली। सर, ऐसे एक नॉर्मल प्रश्न होता है कि फाउंडर्स की लाइफ़स्टाइल कैसी होती है? वो डाउन टू अर्थ होते हैं कि नहीं होते? होते हैं तो सच में होते हैं कि नहीं? इसमें आपका क्या कहना है? सर, फाउंडर्स की लाइफ़स्टाइल जो होती है वो डाउन टू अर्थ आप छोड़िए, डाउन इनसाइड अर्थ है। लाइक आप बहुत ज़्यादा कुछ लाइफ में कर नहीं पाते हैं अलग चीज़ों को लेके। लाइक आपको एन्जॉयमेंट करना है या कुछ करना है जैसे दूसरे लोगों की लाइफ होती है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, मुझे तो मज़ा आता है। लाइक मोस्टली सारे फाउंडर्स को मज़ा आता है कि क्योंकि हमारा मूल ध्येय जो होता है वो हमारा बिज़नेस होता है, जो हमारा फ़ोकस होता है हमारा बिज़नेस होता है। तो अगर बिज़नेस में कुछ अच्छा हो रहा है तो मज़ा आता है, कुछ खराब हो रहा है तो टेंशन आता है कि चलो ये चीज़ खराब हुई है, इसको मैं ठीक कर दूँगा। तो वही हमारे लिए फन है, हमारा काम ही हमारे लिए मस्ती है। बाकी हम लोग काफ़ी एन्जॉय करते हैं अपने स्टाफ के साथ, पार्टीज़ करते हैं, घूमते हैं, काफ़ी गैदरिंग करते हैं। ट्रैवल बहुत अच्छा होता है हम लोगों का, काफ़ी जगह हमें घूमने को मिल जाता है, नए कनेक्शंस मिलते हैं हमें, नए-नए लोगों से हम इंटरैक्ट करते हैं। तो ये एक फन है लाइफ में, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक फाउंडर की लाइफ वैसी होती है जैसा वो चाहता है, जैसा वो बनाना चाहता है, फाउंडर अपनी लाइफ वैसी बनाता है। इसीलिए तो वो फाउंडर बना है, इसीलिए तो उसने जॉब छोड़कर बिज़नेस चूज़ किया कि अपनी लाइफ को अपने तरीके से ढाल सके। सर, अगर यंग पर्सन कोई यंगस्टर कोई बिज़नेस करना चाह रहा है, तो कैसे कर सकता है? अगर उसके पास कोई बैकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो से शुरुआत करना चाहता है, वो कैसे कर सकता है? डिपेंड करता है कि वो करना क्या चाहता है। हुँ, अगर जो चीज़ वो करना चाहता है वही उसका एम और वही उसका पैशन है, तो उस काम को स्टेप बाय स्टेप करना वो चालू कर दे। देखिए, एक दिन में ना कोई बिज़नेस बनता है, ना एक दिन में कोई बड़ा एम्पायर आप खड़ा हुँ, कर पाते हो। आपको बिज़नेस करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फ़ॉलो करनी होती हैं। धीरे-धीरे करके आपको स्टडी करना है उसके बारे में। हाँ, ये चीज़ भी है कि ऐसा नहीं हो कि आप 6 महीने, साल भर तक चीज़ों की स्टडी ही करते रह जाओ। ये भी नहीं होता है। बराबर। स्टडी मतलब बेसिक स्टडी कर लो, बेसिक चीज़ों में घुस जाओ। आपके पास फंड्स नहीं है, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा होटल्स की। अगर आपके पास फंड्स नहीं है कि आप होटल्स खड़ा कर सको, तो आप पहले होटल में जॉब करके सीखो कि हुँ, होटल चलता कैसे है। आप समझो कि रेवेन्यू मैनेजमेंट कैसा है। आप समझो कि आपकी काबिलियत है वो चीज़ झेल पाने की जो होटल इंडस्ट्री में होती है। क्योंकि हुँ, होटल जो होते हैं वो सीज़न वाइज़ चलते हैं। हर एरिया का, हर मार्केट का अपना एक अलग सीज़न होता है। कहीं समर्स में अच्छा होटल चलता है, कहीं रेनी सीज़न में अच्छा होटल चलता है, कहीं आप देखेंगे ठंड में अच्छा होटल चलता है। जैसे गोवा का हुँ, मार्केट है, आपको पता है, हुँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी काफ़ी अच्छा बूम हुँ, रहता है। वैसे तो साल भर हुँ, का मार्केट है गोवा का, बट फिर भी ये हुँ, जो पीरियड होता है ये काफ़ी हाइप पे होता है। बाकी पीरियड थोड़ा लो हो जाता है। तो क्या आप उस चीज़ में सस्टेन कर पाओगे या आप में हुँ, काबिलियत है? फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, आपको स्टार्टअप इसलिए नहीं करना है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लोगे। हुँ। अगर आप ये सोच के इंडस्ट्री में आ रहे हो तो सर ये आपके लिए नहीं है। स्टार्टअप आपके लिए जैसे नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बच्चों को कोर्स देते हैं, स्टार्टअप ये कोर्स ले लो बाद में आप स्टार्टअप कर पाओगे, सस्टेन हो पाओगे, कोर्स लेना भी सही होता है इनमें, क्योंकि आता ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे दिखते हैं हमको। सर मैं बात करूँगा तो स्टार्टअप करने के लिए आपको किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। जो आपको कोर्स बेच रहे हैं उनका खुद का भी तो स्टार्टअप ही है ये कोर्स बेचने का। तो ओके। वो आपको सेल्स कर रहे हुँ, हैं, अब वो आपके ऊपर है कि आप उनके सेल्स हुँ, से कन्विंस हो पाते हो या नहीं हो पाते हो। स्टार्टअप का जो कोर्स होता है सर हुँ, वो है मार्केट,
मार्केट आपको कोर्स करा देगा, मार्केट आपको समझा देगा, रियल टाइम में आप काम करो, मार्केट आपको बता देगा। जब आपको नुकसान होगा ना सर, तो आप समझ जाओगे कि मैं यहाँ पे गलत था और ये चीज सही कैसे हो गया। और जब आपको फायदा होगा तो आप समझ जाओगे कि मैंने क्या किया है तो मुझे फायदा हुआ है। तो आपको कोर्स की जरूरत नहीं है सर, कोर्स तो आपको मार्केट सिखा दे। से मार्केट में से बोलते कि एक टाइम पे एक ही बिजनेस करो, ऐसे थोड़े लोग बोलते हैं कि एक टाइम पे 10 बिजनेस करके देखो, जो चलेगा वो आगे लेके जाओ। तो सर कैसे क्या ऐसा है? है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो हम्म, कोई भी चीज, हम्म, तो पहले आपका फोकस रहना एक ही चीज पे जरूरी है। हम्म, देखिए 10 बिजनेस करना गलत नहीं है, हम्म, लेकिन एक टाइम पे आप पहले एक चीज कीजिए। हम्म, एक चीज में आपको सक्सेस मिल रही है हम्म, तो आप एक्सपांड करके 10 चीजों पे लेके आइए। आपका माइंड हम्म, उतना भी डेवलप नहीं है कि आप स्टार्ट एक साथ ही 10 चीजें कर हम्म, दो और 10 चीजों पे पैरेलल हम्म, फोकस कर दो। आपका फोकस बट जाएगा। आपके पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, जिसमें 6 से 8 घंटे आपको सोना हम्म, भी है, 1-2 घंटे आपको फैमिली या आपके हम्म, सोशल चीज़ों को भी देना है। बचे हुए टाइम पे आप काम कर पाओगे, तो जो बचा हुआ टाइम है वो इतना कम है सर कि एक बिज़नेस पे आप अगर 2 साल लगाओगे ना, तो शायद वो बिज़नेस एक प्लेटफ़ॉर्म पकड़ ले और फिर ग्रो होना चालू हो। तो मैं यही कहूँगा कि पहले आप जो भी स्टार्ट कर रहे हो, उस एक पर्टिकुलर बिज़नेस पे फ़ोकस रहना ज़रूरी है। उसके बाद आप एक्सपांड कीजिए। अगर आप एक बिजनेस में सक्सेस हो गए, आपके पास पैसे का बैकअप आ गया, तो आप नए बिजनेस कर सकते हैं। सर थोड़े लोगों का ऐसे कहना है कि शुरुआत में आप लोन लीजिए, थोड़े लोग बोलते हैं स्कीम मत लीजिए, गवर्नमेंट स्कीम्स भी होती है वो, कैसे क्या करना चाहिए? खुद के पैसे से करना चाहिए या लेना चाहिए? सर हम तो कभी फेवर में नहीं रहे हैं कि लोन लीजिए, या हमने कभी भी हमारे स्टार्टअप के लिए फंडिंग भी नहीं ली है, हुँ, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि लोन कैसा होता है, आपके ऊपर एक बर्डन है। हुँ, आप लोन के ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं। आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए अपने ऊपर और ज्यादा बर्डन, या एक तरीके से आप बोल लीजिए कि ये लाइबिलिटी हो जाएगी, जो बिल्कुल गलत है सर। आप लोन चुकाने पे फोकस करेंगे या अपने बिजनेस की तरफ फोकस करेंगे? गवर्नमेंट इतनी अच्छी है अभी हमारी, गवर्नमेंट के स्टार्टअप्स में इतने ज्यादा स्कीम्स हैं, आप गवर्नमेंट के स्कीम्स का फायदा उठाइए। गवर्नमेंट के स्कीम्स में आपको लो इंटरेस्ट ऑफ रेट भी हुँ, मिलेगा, स्कीम्स काफ़ी अच्छी हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी हुँ, मिलेगा और आप काफ़ी लंबे तक हुँ। जा सकते हैं। लोन लेके बिज़नेस करना मैं कभी एडवाइस नहीं करूँगा सर। सर बिज़नेस में कोई भी बिज़नेस में थोड़ा अच्छा हुआ, तो दिखावा करना शुरू कर देता है। गाड़ी लेना, कपड़े अच्छे-अच्छे पहनना, घर लेना, बंगला जो कुछ फेक लाइफ़स्टाइल दिखना शुरू करता है। इसमें आपका क्या कहना है? कैसा होता है ये? सर ये सबकी अपनी चॉइस है। हुँ, बहुत लोगों की उम्मीदें होती हैं, बहुत लोगों की आकांक्षाएँ हुँ, होती हैं कि मुझे लाइफ़ में ये करना है, मुझे लाइफ़ में ये चाहिए, वो चाहिए। तो कोई बिज़नेस अगर कर रहा है, हो सकता है कि उसने 5 साल अपने बिज़नेस में स्ट्रगल किया है, 5 साल अपनी सारी इच्छाओं को मारा है, ना कोई वो फैंसी रेस्टोरेंट में गया है, ना उसने कोई अच्छी गाड़ी खरीदी है, ना वो कहीं ट्रैवल करने गया है। तो थोड़ा बहुत पैसा आने हुँ, के बाद होता है लोगों में कि चलो ये चीज़ तो हम अपनी हुँ, पूरी कर लेते हैं। लेकिन आपको कैलकुलेटेड हुँ, रहना है कि वो चीज़ आपके बिज़नेस में या आपके फ्यूचर में इफ़ेक्ट तो नहीं कर रही है। देखिए सर, दिखावा कुछ नहीं होता है। दिखावा, लोग अगर कहते हैं कि ये मुझे दिखावा कर रहा है कि ये रेंज रोवर लेके हुँ, घूम रहा है, ये तो दिखावा कर रहा है। तो भाई तू भी ले ले रेंज रोवर, हुँ, कर ले दिखावा अगर तेरे पास हो तो। हुँ, समझ रहे हैं? हाँ, तो एक ये लाइफ का बेसिक सा कैलकुलेशन होता है। मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो इतने समझदार तो होते हैं, इतना तो उनको पता होता है कि हम हाँ। क्या दिखावा कर रहे हैं, या हम जो चीज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए आगे फ्यूचर में रिस्की है या चीज़ें सही हैं। सर ये एक पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू हुआ बिज़नेसमैन का। सोशल मीडिया पे अगर देखें हम लोग इंस्टाग्राम पे आजकल खोल के देखिए, यंगस्टर्स फेक लाइफ़स्टाइल दिखाना शुरू कर रहा है। किसी की बाइक लेके उसकी लाइफ़स्टाइल देख के दूसरा अट्रैक्ट हो रहा है, फेक लाइफ़ पे, और पूरा वो वर्चुअल फेक लाइफ़ बनती चली जा रही है। उससे हम कैसे संभाल के रखे रहे? सर देखिए, सोशल मीडिया का हुँ, ज़माना है। सोशल मीडिया ने लोगों को इस तरीके से ढाल रखा है, एक नए लेवल का कंपटीशन पैदा कर रखा है कि अगर ये चीज़ कर रहा है तो हुँ, मुझे भी ये चीज़ करनी है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहा है समाज को। इन चीज़ों से बचने के लिए हमें अपने आप को हुँ, अंडरस्टैंड कराना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हाँ, हमारे पास फ़िलहाल ये चीज़ है तो हम ये कर सकते हैं। शो ऑफ करने से हुँ, ज़्यादा कुछ होगा नहीं सर। शो ऑफ करने से आपको लाइक्स मिल जाएँगे, शो ऑफ करने से कुछ आपको फॉलोअर्स मिल हुँ, जाएँगे।
बट अल्टीमेटली आपके साथ लोग कितने हैं? आप 100 दिन शो ऑफ करके 2000 लोग आपके बना लो, 2000 फॉलोअर बना लो, लेकिन जिस दिन वो चीज़ पता चलेगी, शायद उस दिन वो 2000 लोग आप खो दोगे। तो ये तो सर बिल्कुल सही नहीं है। आपके पास जो है वो आप कीजिए और जितना है उतने में आप रहिए, अपने आप को बढ़ाइए, अपने आप को स्केल कीजिए। आप डेवलप होते जाएँगे, चीज़ें अपने आप आती जाएँगी और फॉलोअर्स और लोगों का अट्रैक्शन ये आप शो ऑफ करके गेन नहीं कर पाओगे। लोग आपसे खुद ही अट्रैक्ट हो जाएँगे अगर आप अच्छे हो, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं इससे आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी कैसे कनेक्टेड है? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है, है। बहुत सारे बिज़नेसमैन कनेक्टेड रहते हैं इससे। सर मेरे लाइफ का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो स्पिरिचुअली मैं भगवान से हुँ, कनेक्टेड हूँ और हमेशा जीवन भर रहना चाहूँगा क्योंकि उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान के बिना आप कोई भी काम करना चाहो वो नहीं हो पाएगा। हुँ, भगवान आपके लाइफ के दाता हैं। उन्होंने हुँ, आपको लाइफ दी हुई है। उन्होंने आपको डेवलप किया हुआ है। उन्होंने आपको हुँ, फिट रखा हुआ है कि आप देखेंगे कि आपके एज में, मेरे एज हुँ, में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं या हमसे छोटे, हमसे बड़े लोग होते हैं कि जिनकी आँखें नहीं होती हैं। हुँ, बराबर। जो मेडिकल ट्रीटमेंट से गुज़र रहे हैं। कोई लंगड़ा है, कोई किसी के हाथ-पैर नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, हुँ, फिज़िकली डिसेबल हैं। आप सोचिए कि आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपको भगवान ने हर चीज़ प्रॉपर दी है और उसको प्रॉपर मेंटेन करवा रहे हैं। अदरवाइज़ हुँ, सर ये तो फैक्टर ऐसा है कि आप यहाँ से निकले 1 मिनट में आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, आप बाइक पे चल रहे हो, बाइक से गिर जाओ, आपका हाथ-पैर टूट जाए, हुँ, आपके 6 महीने, साल भर बर्बाद रहें, हो सकता है परमानेंटली वो चीज़ें होते रहें। भगवान ये सब चीज़ें नहीं करवा रहे हैं। ये हुँ, इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं हुँ, कि आप लाइफ़ में आगे बढ़ो। तो भगवान का अगर आप हाथ पकड़ के चलते हो तो भगवान आपको सेफ्टी हुँ, देते हैं, भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं कि तू जो कर रहा है वो तू कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तुझे तेरे हुँ, साथ कुछ गलत नहीं होगा। हाँ, जब तक आप हुँ, गलत नहीं कर हुँ। रहे हो तब तक। सर एक भगवान का हाथ हम लोग कैसे पकड़ कर रखें? क्योंकि बहुत चीज़ सारे बहुत लोगों को प्रॉब्लम आने के बाद भगवान के पास जाते हैं। बाद में स्पिरिचुअलिटी जॉइन करते हैं। प्रॉब्लम गई, भगवान भी गया, ऐसा हो रहा है। देखिए, ये तो सर समाज की नियति है हुँ, कि जब मुसीबत आएगी हुँ, तो लोग चीज़ें ढूँढने लगेंगे। जब आप डूब रहे हो तो आप कोशिश करोगे कि कुछ मेरे हाथ में लग जाए जिससे मैं बच हुँ, जाऊँ, मैं डूब ना जाऊँ। तो ये होती है लेकिन भगवान जो होते हैं, भगवान ऐसे हैं कि भगवान कभी हुँ, पार्शियलिटी नहीं करते कि हाँ, आपने तब याद किया जब आप प्रॉब्लम में थे या तब याद नहीं किया जब आपके साथ सब अच्छा चल रहा है। भगवान इस तरीके से हुँ, नहीं देखते हमें। आप जब भी भगवान को याद करोगे, भगवान आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा-पाठ करो, बड़े मंदिरों में जाओ, बड़े जगह पे जाके 2-2 घंटे, 4-4 घंटे बैठे रहो, तपस्या करो, ये कुछ करो। आप सुबह उठो, भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करो, आपको जो जीवन भगवान ने दिया है, आप जो जीवन में कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद करो और भगवान से आशीर्वाद माँगो कि आज का दिन मेरा अच्छा हो, हुँ, आज मैं जो करना चाहता हूँ, वो अच्छे से हो। इतना काफ़ी है। भगवान को हुँ, बस चाहिए हुँ। कि आप दिन भर में एक बार याद करो। सर आपने बीच में बोला कि सही या जब तक हम लोग गलत नहीं करते तब तक भगवान हमको कुछ नहीं होता। सही या गलत क्या होता है? देखिए सर, गलत तो कुछ नहीं होता है। हुँ, गलत आपके लिए हो सकता है कि कोई चीज़ गलत हो, वो मेरे लिए सही हो। हुँ, हो सकता है कि मेरे लिए कोई चीज़ गलत हो, वो आपके लिए हुँ, सही हो। तो गलत कुछ नहीं होता है, सब डिपेंड करता है अपने ऊपर। मैं गलत उस चीज़ को मानता हूँ कि आप जब तक किसी को हर्ट करते नहीं हो, हुँ, तब तक वो चीज़ गलत नहीं है। लेकिन आपकी कुछ चीज़ करने के हुँ, वजह से, आपके किसी डिसीज़न के वजह से किसी को हर्ट होता है, किसी को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है हुँ। सर। सर अभी आपसे बात करते हुए मुझे थोड़े वाइब्स फ़ील हो रहे हैं, अच्छे वाइब्स फ़ील हो रहे हैं। ये कैसे होता है एक्चुअली? सर आप पॉज़िटिव हुँ, लोगों के साथ रहना चालू कर दो, आप भगवान के हुँ, बारे में थोड़ा-सा पढ़ो, भगवान की जो आइडियोलॉजी है मतलब हमारे धर्म हुँ, में जो सबसे बड़े भगवान हैं प्रभु श्री हुँ, राम, उनकी आइडियोलॉजी आप पढ़ो, हमारे भगवान हैं प्रभु शिव, उनकी आइडियोलॉजी आप पढ़ो। उनकी आइडियोलॉजी को थोड़ा फ़ॉलो पूरी तो कर नहीं पाओगे आप, ब थोड़ा फ़ॉलो करने की कोशिश करो।
अच्छी बात करो, मन में कुछ गलत ना रखो आप, हमेशा पॉजिटिव रहो। मैंने आपको बताया कि कोविड का टाइम सबके लिए नेगेटिव था, भगवान ना करे ऐसा कभी टाइम आए, लेकिन हमारे लिए वो पॉजिटिव था क्योंकि हम पॉजिटिव रहे, हमने उसको पॉजिटिव में लिया है। आप पॉजिटिव रहने लगोगे, आपसे पॉजिटिव वाइब आने लगेगी, आपसे अच्छा फील होने सर लगेगा। आपका माइंडसेट इतना अच्छा कैसे होता जा रहा है, मतलब शार्प होते जा रहा है, आपका माइंडसेट कैसे मेंटेन करते हो? सर आप किसी काम में, मैंने आपको बताया, अगर आप किसी काम में लगे रहोगे तो वो काम आपको चीजें सिखाना चालू कर देगा, वो चीज आपको सपोर्ट करना चालू कर देगी। और टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, आपकी पार्टनरशिप कैसे लोगों के साथ है, आपके लिए जो काम कर रहे हैं वो किस टाइप के लोग हैं। अगर आपके आसपास चीजें पॉजिटिव रहने लगेंगी, आप आगे बढ़ने लगोगे, आपका माइंड ठीक होने लगेगा, शार्प होने एक फाउंडर्स की फ्रेंड सर्कल कैसे होता है? लगेगा। बहुत लिमिटेड सर, फाउंडर्स के फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि फाउंडर्स कैसा होता है सर, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा बिजी रहें, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे हो, लेकिन जब भी हम बैठे हैं दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता रहता है सर, या तो फ्यूचर की प्लानिंग, या तो प्रेजेंट की चीजें, या कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं उसका सॉल्यूशन, या कुछ हम बेटर करना चाहते हैं उसके बारे में सोचना, या कुछ हमारे साथ गलत हुआ है उससे निपटने के लिए चीजें सोचना, तो दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो हम बहुत ज्यादा फ्रेंड से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, बहुत ज्यादा कॉल्स नहीं ले पाते हैं, या उनकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, इस वजह से हमारे ज़्यादा फ्रेंड्स बन नहीं पाते हैं। और ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, हमको लिमिटेड फ्रेंड सर्कल हो। मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव लोगों का लाइफ में हमारे होना ज़रूरी है, और वो पॉजिटिव लोग आपको चूज़ करने होते हैं। 10 लोगों में 1 लोग आपको मिलते हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपकी चीज़ों में हाँ करते हैं। अगर आप गलत भी हो तो आपको समझाते हैं कि ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए थी, या पॉजिटिव वे में ही आपको लेके चलते हैं। तो ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, इसलिए फाउंडर्स के फ्रेंड सर्कल्स जो होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होता है। सर आपको कोई ऐसा खींचने वाला नहीं मिला है कि आपको नीचे खींचूँगा, तुझे आगे बढ़ने नहीं दूँगा, ऐसे भी लोग होते हैं समाज में, सुना है। सर ऐसा तो शायद ही कोई मुझे मिला हो, क्योंकि किसी से मेरा वैसे कभी कलेश नहीं रहा है, कभी और कोई कोशिश कर भी रहा होगा खींचने की तो शायद मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने हमेशा ऊपर जाने के ऊपर ध्यान दिया है। मैंने आपको बताया कि मेरे साथ को-फाउंडर है मेरे, स्वप्निल, जो हम फ्रेंड्स भी रहे हैं, तो जहाँ कभी ऐसा हुआ है कि हम गिरने लगे हैं तो उसने हाथ दिया है और ऊपर खींच लिया है। कभी वो गिरने लगे हैं तो मैंने हाथ दिया है और उनको ऊपर खींच लिया है। तो हमने नीचे ध्यान नहीं दिया कि कोई हमको खींच रहा है, हमने हमेशा ऊपर ध्यान दिया है कि ऊपर कैसे बढ़ना है। तो पता नहीं सर, ऐसा तो शायद कोई मिला नहीं है अभी तक लाइफ। अगर कोई हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस में जाना चाहता है, तो कैसे जा सकते हैं शुरुआत में? सर 2 चीज़ें हैं, एक तो आप अगर हॉस्पिटैलिटी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट हैं, लाइक होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं, तो हमारे लिए थोड़ा ईज़ी रहा है क्योंकि हमने रूट से ही हॉस्पिटैलिटी को समझा है। अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वैसा नहीं है, तो आपको थोड़ा ट्रेनिंग लेना होगा एग्जिस्टिंग हॉस्पिटैलिटी लीडर से, कंपनी से। और अभी तो विहास्ता ने इंस्टीट्यूट भी चालू कर दिया है हमारी वाओ! कंपनी ने। तो आप आइए हमारे यहाँ पे, पढ़िए, समझिए हॉस्पिटैलिटी क्या होता है। और बेस्ट बात ये है कि हम लाइव एक्सपीरियंस दे रहे हैं हॉस्पिटैलिटी का। आप 6 महीने क्लासरूम में बिताइए, 6 महीने हमारे होटल्स में बिताइए और सीखिए कि चीज़ें कैसी चलती हैं, फिर आप अपना बिल्कुल कुछ स्टार्ट कीजिए। सर एक-एक बार यूथ को क्लैरिटी नहीं होती टिल ग्रेजुएशन, बाद में अचानक वो क्लैरिटी कैसे बढ़ा सकता है? क्योंकि टिल ग्रेजुएशन होने तक एक 22-23 एज निकल जाता है। सर देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप माइंड में क्लैरिटी लेकर ही चलो कि मुझे यही करना है और मैं यही करूँगा। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत अच्छी बात है कि पहले से ही आपके पास क्लैरिटी है, बट अगर क्लैरिटी नहीं भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बचपन से ही सोच लो कि मुझे क्रिकेटर बनना है और आप क्रिकेटर बन जाओगे। आप, हो सकता है कि एक लाइफ में वो मोमेंट आए और वो मोमेंट आपको बता दे कि हाँ, आप ये चीज़ कर सकते हो, ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिज़नेसमैन ही बनो। हो सकता है आपकी फैमिली, आपका बैकग्राउंड बिज़नेसमैन का हो, लेकिन आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो, आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हो, आप नेता बनना चाहते हो, आप पॉलिटिक्स आपको अच्छा लगता है।
तो लाइफ में एक कहीं ना कहीं ये मोमेंट आएगा जो आपको बता देगा कि आपको अब ये करना चाहिए और ये बेस्ट है आपके लिए, आप करने लगोगे। सर हर किसी की लाइफ में हम ऐसे भी सुना है कि एक औरत का हाथ होता है। आपके और आपके दोस्त के पीछे ऐसा कोई किस्सा, कुछ अरे, कहानियाँ हुई है? मेरे को फाउंडर की रिसेंटली शादी हुई है, तो औरत का हाथ तो अब मिला है हमें। तो हम देखते हैं हुँ, अभी आगे कितनी ग्रोथ होती है। और रिसेंटली ही ब्लेस्ड विद अ हुँ, डॉटर। तो अब हाथ मिलेगा हमें। इसके पहले हमारे हाँ, पेरेंट्स, हमारी माँ, हमारी सिस्टर्स, हमारे कुछ दोस्त, उन्होंने हमेशा साथ दिया है हमारा। तो औरतों से तो घिरे रहे हैं हम लोग, काफ़ी सपोर्ट मिला है हमें। बिल्कुल हाथ तो रहा ही है सर। सर आप फैमिली को कैसे टाइम देते हो इतने बड़े बिज़नेस संभाल? सर मेरी फैमिली वैसे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। लाइक हम लोग तो लोअर मिडिल क्लास से ऊपर उठे हैं, तो मेरी फैमिली को प्रायोरिटी पता है कि क्या है मेरी, और काफ़ी सपोर्ट करती है मुझे। जब भी टाइम मिलता है मैं घर पे कॉल कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। 1 दिन में, 2 दिन में हुँ, घर वाले कभी कॉल कर लेते हैं। कुछ ऐसे विशेष इवेंट्स होते हैं, जैसे दिवाली हो गया, हमारे में छठ पूजा काफ़ी मनाई हुँ, जाती है, तो इस टाइम मैं घर जाता हूँ। इसके अलावा मेरे भतीजे हैं, हुँ, उनके बर्थडेज़ वगैरह होते हैं, तो वो अटेंड करने में चले जाता हूँ। तो एक अच्छा फैमिली टाइम हुँ, हम लोग स्पेंड कर लेते हैं, और वो काफ़ी होता है सर। आप हमेशा फैमिली के साथ रहो, ये ज़रूरी नहीं है। आप कुछ पल फैमिली के साथ बिताते हो, वो पल अच्छा होना चाहिए। फैमिली हमेशा चाहती है कि आप उनके पास रहो या दूर रहो, आप लाइफ में अच्छा करो। वो सैटिस्फाइड रहते हैं, वो खुश रहते हैं, और हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहो। ऑब्वियसली हमारी प्रायोरिटी हमारी फैमिली है। कोई भी जब भी हुँ, ज़रूरत हो, जब भी याद हो, हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमें हुँ, कोई टाइम शेड्यूल बाँध के तो रखा नहीं है, हमें हाँ, कोई 9 से हाँ, 6 की तो ड्यूटी बजानी नहीं है, संडे हाँ। संडे छुट्टी तो है नहीं। हमारे लिए अगर हम आज चाहें तो संडे है, हम आज चाहें तो 1 हफ्ते की हमारे लिए छुट्टी है, इसीलिए एंटरप्रेन्योर बने। तो फैमिली को जब भी मन करता है, हम चले जाते हैं, टाइम दे देते हैं। सर आपके बचपन के कुछ हिस्से जो आप बताना चाह रहे हो? बचपन काफ़ी क्रेज़ी गुज़रा है मेरा। लाइक मैं बॉम्बे हुँ, में रहा हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त रहते थे, तो काफ़ी मस्ती करते थे हम लोग। और यही शायद ऊपर लेकर आया है। बचपन में आप जितने ज़्यादा मस्तीखोर होते हो, बचपन में आप जितने ज़्यादा मस्ती करते हो, हुँ, जितने आप चुलबुले होते हुँ, हो, लाइफ़ में आप उतने ऊपर बढ़ते हुँ, हो। आप जितने शांत रहोगे, उतने आपका दिमाग कम काम करेगा, शायद आप उतनी चीज़ें सोच नहीं पाओगे। मस्तीखोर होना बहुत ज़रूरी है सर, डाँट हुँ, खाना बहुत ज़रूरी है, मार खाना लाइफ़ में बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको हुँ। स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ये चीज़ें आपको आगे ले जाती हैं। सर अगर आप हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस में ना होते तो कहाँ पे होते? ये तो मैं कह नहीं सकता कि अगर मैं हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस में नहीं होता तो कहाँ होता, बट हाँ, अगर मैं बिज़नेस में नहीं होता तो मैं कहीं हुँ, जॉब कर रहा होता 9 टू 6 की सर, यही ओके। होता। अगर मैं आपसे पूछूँ कि अगर ऐसे भगवान करे कभी ना हो तो अगर बिज़नेस डाउन हुआ आपका अचानक से तो आप क्या करोगे? सर ज़मीन से उठे हुए हैं, गिर-गिर के कहाँ गिरेंगे? फिर से ज़मीन पे ही गिरेंगे, फिर उठ जाएँगे सर। काबिलियत तो है, अब तो हमें हुँ, पता है ना कि हमें करना क्या है। ये तो हमने हुँ। क्रैक कर लिया है कि ऊपर उड़ना कैसे है। गिर जाएँगे, फिर उड़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उड़ेंगे। कोई उसका तो कोई भय ही नहीं है सर हमें, कोई डर नहीं है हमें सर उसका। आपको क्या लगता है इंडिया के बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा? क्या होगा 10 साल में? बहुत ब्राइट है सर, बहुत ब्राइट है। जिस तरीके की गवर्नमेंट है अभी इंडिया की, जिस तरीके की गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जिस तरीके से इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है, और आपने देखा हुँ, होगा जिस तरीके से यूथ हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है। मेरा भतीजा हुँ, क्रिकेट खेलता है अंडर 12 में यूपी से। हुँ, मेरे पूरे फैमिली में कोई क्रिकेटर नहीं है। फैमिली में क्या, हाँ। हमारे नोन में कोई क्रिकेटर नहीं है सर, जो हाँ, अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल रहा हो। मेरा हाँ, भतीजा खेल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना ईज़ी किया। पहले होता था कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आप अमीर हो, हुँ, तो ही आप एक अच्छे एथलीट या हुँ, अच्छे स्पोर्ट्समैन बन पाओगे। बट अभी गवर्नमेंट ने इतने स्कीम्स दिए हैं, इतने सेंटर्स बनाए हैं फिटनेस के, कोचिंग लेवल इस लेवल का हाई कर हुँ, दिया है कि हर चीज़ में जाना काफ़ी ईज़ी हुआ है। बस हुँ, बशर्ते मेहनत जो है वो आपको करनी होगी। मेहनत गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, हुँ, मेहनत जो है वो आपको करनी है, स्ट्रगल जो है वो आपको करना है, स्ट्रगल होगा ही होगा सर। अपने आप पे आपको काम हुँ, करना ही है, वो गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। हाँ, आपको जो सुविधाएँ चाहिए, आपको
जो ऐसा था कि आप भीड़ को अलग कर दिया जाता था और जो पैसे वाले हैं उनको आगे बढ़ा दिया जाता था, वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। अब सबके लिए समान अपॉर्चुनिटीज हैं, एक जैसी अपॉर्चुनिटीज है। अब सिर्फ आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत लक फैक्टर तो होता है सर, 2-4-5%, तो वो लक फैक्टर भी इसमें आ जाता है। बाकी तो टोटली डिपेंड है कि आप कैसे कर रहे हैं और आप आगे बढ़ से जाएंगे इस पे मैं अगर मेरे दिमाग में प्रश्न आ रखे अभी गवर्नमेंट इतना अच्छा कर रही है तो फिर भी अभी भी क्यों रखा है कि कास्ट के बारे में एसटी जनरल अभी भी क्यों रखा है, क्योंकि ये एक जमाने में जरूरत थी इसकी, अभी तो मुझे नहीं लगता कि है। सर देखिए, गवर्नमेंट इस चीज के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि इंडिया जो है ये बहुत पुराना देश है सर। ये जो चीजें इंडिया में चलते आ रही हैं ये बहुत पुराने टाइम से चलते आ रही हैं। ये चीजें जो कास्ट शेड्यूल रियायतें मिलती हैं, रिजर्वेशंस, जो रिजर्वेशंस हमें मिलता है, ये एक रीजन के लिए लागू किया गया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसमें अमेंडमेंट करके काफी अच्छे तरीके से मॉड्यूल करके रखा हुआ था। लेकिन अब ये चीजें जो है समाज ने अडॉप्ट कर ली हैं। इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर 20 किलोमीटर बाद लैंग्वेज, धर्म, भाषा, कल्चर बदल जाती है सर। तो उन लोगों ने ये चीजें अब अडॉप्ट कर ली हैं। अब इस चीज को तुरंत हटाना पॉसिबल नहीं है, बट मैं ये तो कह सकता हूँ कि एक दिन जरूर आएगा जब सिलेक्शन जो होगा वो आपकी काबिलियत पे होगा, आपकी कास्ट पे नहीं होगा। मुझे तो ये चीजें एक तरीके से बहुत गलत लगती हैं। अगर मैं शेड्यूल कास्ट का हूँ और मुझे कास्ट की वजह से सिलेक्शन मिल रहा है तो शायद मैं वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता सर। अगर मुझे काबिलियत की वजह से मिलता है तो मैं कर पाता। सबकी अपनी अपनी सोच है। आप जब ये इंटरव्यू पब्लिश करोगे लोग कहेंगे कि ये तो ब्राह्मण है इसलिए ऐसा कह रहा है। नहीं सर, मैंने ब्राह्मण हूँ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। मैं कास्टनिज्म के हमेशा अपोज में रहा हूँ। मेरे यहाँ कंपनी में हिंदू भी काम करते हैं, मुस्लिम भी काम करते हैं, मेरे यहाँ पे सिख भी काम करते हैं, जैन भी काम करते हैं। मेरे यहाँ पे झाड़ू लगाने वाला हो सकता है कि ब्राह्मण हो, फ्रंट ऑफिस पे काम करने वाला हो सकता है कि शूद्र हो या लोअर कास्ट का हो, हाउस कीपिंग करने वाला मेरे यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ब्राह्मण भी है, लोअर कास्ट का भी है। मेरे यहाँ पे खाना बनाने वाला जो है बंदा, वो लोअर कास्ट का है, और जो किचन में यूटेंसिल्स वगैरह क्लीन करता है वो अपर कास्ट का है। तो कास्ट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, जिसकी जैसी काबिलियत है वो वैसे काम करता है। अगर गोवा की ही बात करें तो गोवा के बच्चों का आपके बारे में क्या कहना, क्या एडवाइस देना चाहोगे? सर गोवा में भी जिस तरीके की गवर्नमेंट है काफी ग्रोथ दे रही है, काफी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है गोवा गवर्नमेंट भी यहाँ के लिए। और गोवा के लोग या गोवा के बच्चे शायद पहले उतने ओपन नहीं थे, काफी कंजर्वेटिव टाइप से थे, अपने अपने में रहते थे। लेकिन अब गोवा के बच्चे आप देख रहे हो, मैंने रिसेंटली नेशनल गेम्स में देखा बहुत सारे मेडल्स गोवा के बच्चों ने लाया है, बहुत मेहनत करी है। स्टार्टअप्स में मैं देखता हूँ कि गोवा के लोग भी काफी आगे बढ़े हुए हैं स्टार्टअप्स में। जब मैं गोवा मार्केट में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब काफी कम लोग लोकल थे जो होटल बिजनेस कर रहे थे एक अच्छे लेवल पे, बट मैं आज देखता हूँ मार्केट में 40% लोकल लोग हैं जो एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री चला रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। तो गोवा काफी बूम कर रहा है सर। अनटोल्ड थिंग्स क्या होगी हॉस्पिटलिटी के बारे में जो किसी को पता नहीं है, वो पता होना जरूरी है, जो मैनेजमेंट को पता रहती है वो मैनेजमेंट उस पर काम करता है? सर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैं रिवील तो नहीं कर सकता, लेकिन बैक एंड बहुत बुरा होता है सर। कभी कभी जब मैं फाउंडर हूँ, हो सकता है कि मेरा हाउसकीपिंग वाला बिजी हो, गेस्ट वेट कर रहे रिसेप्शन पे और मुझे जाके वॉशरूम क्लीन करना पड़े। तो ये चीज भी हो पाती है। मतलब आप एक 5 स्टार में बैठ के खाना खा रहे हो और आपके माइंड में ये चीज है कि हाउसकीपिंग वाला नहीं आया, आप खाना छोड़ के वापस आपके इस पे जा रहे हो, प्रॉपर्टी पे जा रहे हो, और आपको पता चल रहा है कि वो हाउसकीपिंग के बंदे बिजी हैं और इसका सिर्फ वॉशरूम बचा हुआ है जो मुझे क्लीन करके दे दूंगा मैं। तो जो गेस्ट नीचे बैठे हुए उनका एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा और उनको जल्दी चेकिंग मिल जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं सर जो अनसर्टन होती है और करनी पड़ती है। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप ईगो को लेकर नहीं आ सकते कि हाँ मैं ये हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सर है ही ऐसी चीज
जिसमें आपको जीरो से लेके ऊपर तक की हर काम करना पड़ सकता है। आपको हो सकता है कि खाना भी बनाना पड़े, आपको हो सकता है कि बर्तन भी धोना पड़े, आपको हो सकता है कि वॉशरूम भी साफ करना पड़े, आपको हो सकता है कि बेडिंग भी करना पड़े। आपको हो सकता है, कई बार ऐसा हुआ है कि मैं, मेरे को-फाउंडर, हम लोग साथ में गेस्ट के लगेज उठाकर रूम तक लेकर गए हैं सर। स्टाफ नहीं है, हम वहाँ पे प्रेज़ेंट है, गेस्ट को वेट तो करा नहीं सकते, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करनी पड़ती हैं। सभी काम के लिए तैयार होना ज़रूरी है। ज़रूरी है सर, आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में हो, आपका एक ही एम है, आपका एक ही गोल है कि जो बंदा आपके पास आ रहा है रहने, आप उसको पैम्पर करो, आप उसको अच्छी सर्विस दो, अच्छी हॉस्पिटैलिटी दो, क्योंकि उसे मतलब नहीं है कि आपका स्टाफ बिज़ी है या आपके पास स्टाफ कम है या आपके पास जो दिक्कतें चल रही हैं। उसे सिर्फ मतलब है एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी से, जो आपको देना है हर हाल में, उसके लिए आपको हमेशा समर्पित रहना पड़ेगा। वियस्ता का फ्यूचर क्या है? सर, व्यास्ता का जो गोल है हम लोगों का, हम लोग चाहते हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लेके आएँ। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हम गाँव-गाँव के लोगों को कनेक्ट करें, जो बच्चे हॉस्पिटैलिटी में जाना चाहते हैं, जो बच्चे होटल इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं, हम उनको कनेक्ट करें। हम होटल हर जगह ओपन कर रहे हैं इंडिया के सारे डेस्टिनेशन पे। जितने भी लेज़र डेस्टिनेशन है जहाँ लोग छुट्टियाँ मनाना जाते हैं, हर जगह पे हम होटल ऑपरेट कर रहे हैं। जहाँ पे हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं होटल ऑपरेट करने के में, हम दूसरे कंपनीज़ के साथ टाई अप करके एक सेम पेज पर लाकर उनको वहाँ पे हम अपनी सर्विसेज़ को एक्टिव कर रहे हैं। तो फ्यूचर सर हमारा यही है कि हम हर शहर में होंगे आने वाले 10 सालों में। हर शहर में कम से कम 100 से 150 लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। हर शहर में हम लोकल चीज़ों को वैल्यू देंगे। वैल्यू ऐज़ इन हम लोकल चीज़ों को प्रमोट करेंगे, लोकल टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे और यही हमारा फ्यूचर है सर। हम हर जगह पे, हर ज़ुबान पे होंगे। सर हर स्टेट्स में लैंग्वेजेस अलग-अलग है, तो आप कैसे हैंडल कर पाते हो वो सर लैंग्वेज? पर्सनली मुझे 11 लैंग्वेजेज़ आती हैं। वाह! मेरे को-फाउंडर्स हैं स्वप्निल, उनको 7 लैंग्वेजेज़ आती हैं। तो आप जब चीज़ों को अडॉप्ट करने लगते हो, देखिए ज़रा, अगर मैं गोवा में काम कर रहा हूँ तो मेरा पहला जो धर्म है, वो धर्म है लोकल लोगों की रिस्पेक्ट करना, लोकल लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करना, लोकल प्लेसेस की रिस्पेक्ट करना, लोकल कल्चर को अडॉप्ट करना। और ये अप्लाई सिर्फ गोवा में नहीं होता है, ये अप्लाई हर जगह है। मैं जहाँ रहता हूँ, मैंने बताया मैं नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया से हूँ, बट मेरे फादर ने अ, हमें शिफ्ट किया है बॉम्बे। मुझे बहुत अच्छी मराठी आती है, सारे मराठी कल्चर आते हैं, मैं सारे महाराष्ट्रियन फेस्टिवल मनाता हूँ। मेरे मैक्सिमम जो दोस्त रहे हैं बचपन में वो महाराष्ट्र से रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे गेस्ट हैं वो महाराष्ट्र से हैं। तो मैंने पूरा कल्चर अडॉप्ट किया। मैं गोवा में हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त गोवा में हैं, मैं गोवा में बहुत सारे फाउंडेशंस में जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे संघ में हूँ मैं। गोवा के बहुत सारे दोस्त मेरे गोवा में, मुझे कोंकणी भी आती है, मैं कोंकणी पूरा समझ लेता हूँ, मुझे यहाँ के फेस्टिवल में मज़ा आता है। मैं होली सेलिब्रेट करने यहाँ से साउथ गोवा 50-60 किलोमीटर चले जाता हूँ। तो जब आप दिल से चाहोगे उस चीज़ों को अडॉप्ट करना, तो आपकी सराउंडिंग आपको वो चीज़ें सिखाने लगेंगी। और लैंग्वेजेस सीखना तो क्या है सर, हाँ। अल्टीमेटली है तो साउंड ही। आप जब कोई बोल रहा है, आप सुन के समझ लोगे और आ जाएगा। एक्चुअली सर एजुकेशन का मतलब क्या होता है इस इंडस्ट्री में, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी में? सर एजुकेशन जो होता है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपके माइंड को डेवलप करने के लिए, आपकी समझदारी को बढ़ाने के लिए। लेकिन असली एजुकेशन जो होता है वो आपको मार्केट, आपको समाज सिखाता है। जब आप समाज में जाओगे, जब आपको सही करोगे, एप्रिसिएशन मिलेगा, तो वहाँ पे आपका एजुकेशन बढ़ेगा कि हाँ, ये चीज़ सही है, ये चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ समाज को भी एक्सेप्टेबल है, ये चीज़ मेरे लिए भी अच्छी है। बाकी जो कॉलेज में, इंस्टीट्यूट्स में आप एजुकेशन ले रहे हो, वो सिर्फ़ आप अपने माइंड को थोड़ा डेवलप कर रहे हो, माइंड को रिफ्रेश कर रहे हो। असली एजुकेशन जो है सर वो मार्केट में है। आपने मार्केट के बारे में बहुत सारी बातें की। एक्चुअली कोर में मार्केट को समझना है तो शुरुआत कहाँ से करनी होगी हमको? मैंने आपको बताया कि पहली तो हुँ, अपॉर्च्युनिटी आपके पास है कि विहास्ता इंस्टीट्यूट्स चालू हो गए हैं, आप आइए हुँ, हमारे इंस्टीट्यूट में और लाइव एक्सपीरियंस लीजिए।
जॉब कीजिए और लाइव एजुकेशन लीजिए। इसके अलावा आप किसी अच्छी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो, किसी अच्छे होटल्स को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने ताज होटल्स में बेल डेस्क पे भी काम किया हुआ है सर, तो मैं ओके। रूट तक जानता हूँ। अगर मुझे मेरा स्टाफ कहता है कि कोई गेस्ट की कंप्लेन आ जाए कि हमारा लगेज 1 घंटे से नहीं आया, और मुझे कोई स्टाफ रीज़न देता है कि इस वजह से नहीं गया, उस वजह से नहीं गया, तो मुझे 2 मिनट लगते हैं समझने में कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, क्योंकि उस रूट से मैं आया हूँ, वो काम मैंने किया हुआ है सर। तो आपको अगर रूट समझना है तो किसी भी होटल में सबसे लोअर काम जो होता है वो करना चालू कर दीजिए और वहाँ से ऊपर आइए, आपको सब समझ आ जाएगा। सर व्यस्त है बहुत सारे स्टेट्स में, तो कौन से स्टेट में आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे बहुत सारा अच्छा चल रहा है, यहाँ पे लोग अच्छे, बहुत अच्छे हैं? सर देखिए, लोग तो हर जगह के अच्छे हैं। काफ़ी सपोर्ट हमें मिला है कि हम जिस भी लोकेशन पे गए हैं, हम जैसलमेर जैसी लोकेशन पे रहे हुए हैं, मैं और मेरे को-फाउंडर। जैसलमेर लोकेशन में ऐसे-ऐसे कीड़े होते हैं सर, रेगिस्तान के कीड़े, जो हमने पहली बार देखा, जो अगर आपको टच कर लें ना तो आपकी बॉडी पे बहुत सारे फंगस आ जाएँ और चीज़ें आ जाएँ। तो ऐसी लोकेशन पे भी हमने सस्टेन किया, लेकिन लोकल लोग, मैं जैसलमेर का इंसिडेंट बताऊँगा। पूरा मुस्लिम बहुल एरिया है, पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पे है। रोज सुबह वहां पे एक बंदा थे जो ऊँट लेके घुमाते थे, ऊँट से सफारी कराते थे। वो रोज सुबह हमारे लिए 6:30 बजे बटर मिल्क बना के लेके आते थे और बैठे रहते थे हमारे कॉटेज के बाहर कि हम कब उठ के बाहर आए, और वो हमें लाइक डिस्टर्ब भी नहीं करते थे, बट बैठे रहते थे कि कब हम बाहर आए, वो हमें ऑफर करे कि हाँ सर बटर मिल्क पी लीजिए। जो वहाँ पे सफारी, जीप सफारी कराने वाले लोग थे, वो काफ़ी हेल्पफुल थे, चूँकि हम बाहर से आए थे, तो कभी ऐसा फ़ील नहीं होने देते थे कि हम अकेले हैं या कुछ हैं। जिनसे हमने होटल लिया हुआ था, जो हमारे होटल के ओनर थे, वो काफ़ी सपोर्टिव थे। वो एवरीडे रात को उन्होंने रूटीन बैठा रखा था कि डिनर करने के बाद वो आएँगे, 1 घंटे हमारे साथ टाइम बिताएँगे, लोकल चीज़ों के बारे में समझाएँगे, लोकल लोगों से मिलवाएँगे। तो सर हम जहाँ भी गए हैं, काफ़ी अच्छा सब लोकल सपोर्ट मिला है हमें। वो गोवा हो, वो जैसलमेर हो, वो हरिद्वार हो, वो पेंच हो, वो कान्हा हो, वो रायपुर हो, हर जगह पे हमने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है लोकल लोगों से और मिला हुआ है, घुल-मिल के रहे हैं हम लोग, और शायद यही हमारे लिए ग्रोथ का रीज़न भी रहा है सर। सर आपके भी फैन्स फॉलोइंग्स बहुत सारे होंगे, तो आपका ऐसा ना कुछ इंसिडेंस जो हुआ है फैन्स फॉलोइंग के नहीं, साथ? नहीं सर, कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। ये आप गलत कह रहे हो, कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, बस दोस्त हैं। कुछ कुछ वेल विशर्स हैं जो फॉलो कर लेते हैं, जो मानते हैं कि चलो लाइफ में कुछ तो हुँ, अच्छा कर रहा है ये, और इस वजह से फॉलो करते हैं। कोई फैन फॉलोइंग्स नहीं है सर, एक्चुअली नहीं वो है कोई सर। सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि नहीं, मैं एक्चुअली फैन मैंने देखा कि फॉलोइंग्स हो गई। फाउंडर्स के होते हैं, ऐसे उनको तंग मतलब ऐसे जाते कभी मिले तो सेल्फी लेना, ये सब चीज़ें, बातें करना है आपसे ये नहीं, नहीं, वैसे। मेरे साथ नहीं होता। काश कोई ऐसा मिल जाए सर जो मेरे साथ सेल्फी लेना चाहे, बट ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ जो मेरे साथ सेल्फी लेना चाहे। वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग नहीं है, और ना मैं सेलिब्रिटी बनना चाहता हूँ। ओके, सेलिब्रिटी क्यों नहीं बनना चाहते? रीज़न? सर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, यही हाँ, काफ़ी है मेरे लिए, बिज़नेस करते रहो, मैं यही काफ़ी है। सेलिब्रिटी हाँ। बनना होता मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में ट्राई करता सर। अ, अगर एक अंत में आपको कुछ कहना चाह रहे हो, स्पेशली यूथ के लिए, क्योंकि मैं हमेशा एक कोई भी गेस्ट हो, हमेशा एक गेस्ट के यूथ के लिए मैसेज लेता हूँ, क्योंकि यूथ फ्यूचर है इंडिया का। यूथ के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से। सर यूथ के लिए यही मैसेज है कि अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो काफ़ी सपोर्टिव है, जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी डेवलप हो चुका है, जो इंडिया का इंटरनेट सेक्टर है वो काफ़ी बूम पे है। इंडिया में जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ की, उसको आप पॉजिटिव लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप जो भी कर रहे हैं लाइफ में उसको करते रहिए। आप फेल होंगे, आप उठिए, आप फिर गिरेंगे, फिर उठिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पता चल जाएगा कि ऊपर जाने का फॉर्मूला क्या है, और आप आगे बढ़ जाएँगे। आपको लोग मना करेंगे, आपको लोग कहेंगे कि तेरे से नहीं हो पाएगा, ये मत कर, ये चीज़ नहीं हो सकती। अगर आपको कॉन्फिडेंस है आपके आइडिया पे, अगर आपको लग रहा है कि आप ये चीज़ कर पाओगे, तो आप बस लगे रहो सर। किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए एक ही चीज़ चाहिए, कंसिस्टेंसी, जो अगर आप में है, आप उस पे
कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, आप उस पे लगे हुए हैं, आप उससे भटक नहीं रहे हैं, तो सक्सेस आपसे दूर नहीं है सर। सर अब भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक एक रियलिटी क्या होती है एक फाउंडर की, थोड़ी बताइए। सर फाउंडर की रियलिटी ये होती है कि कभी हमारे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए होते हैं और कभी हमारे पास 10 रुपए भी नहीं होते हैं। ये फाउंडर की रियलिटी होती है, बट हमें मार्केट में हमेशा सर सेम ही दिखाना होता है, भले हमारे जेब में 10 रुपए भी ना हो या हमारे पास करोड़ों रहो, हम बहुत ज़्यादा उड़ भी नहीं सकते और बहुत नीचे भी नहीं जा सकते, हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। बट रियलिटी तो सारे फाउंडर्स की यही होती है सर, अप्स एंड डाउन बहुत फ्रीक्वेंटली चलते रहते हैं। हो सकता है कि आज आपका बहुत बेटर है और कल आपका बहुत खराब हो जाए और ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। बट एक ही चीज़ होती है, वो कॉन्फिडेंस होता है हम में कि कल खराब भी हो जाएगा तो उसको हम सही कर लेंगे। यस, थैंक यू सो मच सर। Thank you so much.